गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं कार्बोनेट से कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कार्बन जो है उसका जो नेचर है वो वर्सेटाइल नेचर है, दूसरे एटम के कंपैरिजन में तो कार्बन का जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका कारण भी हमने जाना था, मेनली उसके 4 रीजन है। पहला रीजन हमने डिस्कस किया था कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, कार्बन लॉन्ग चेन में कंपाउंड बनाता है। दूसरे हमने देखा था कि कार्बन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से भी बाइंड हो सकता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है। दूसरा, कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बना सकता है, ब्रांच चेन कंपाउंड भी बना सकता है और रिंग की फॉर्म में भी कंपाउंड बना सकता है। ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है। दूसरी हमने टेट्रावैलेंट ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई कार्बन जो टेट्रावैलेंट है, जैसे आपके मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, वैसे टेट्रावैलेंट यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 4 है, इसमें से ये टेट्रावैलेंट है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि मोनोवैलेंट के साथ भी कंबाइन हो सकता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, डाईवैलेंट एटम के साथ डबल बॉन्ड बना के, जैसे आपका ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट हर किसी एटम के साथ ही कंबाइन हो सकता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से इसको क्या बेनिफिट मिलता है कि जो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किए किसी दूसरे एटम के साथ, उस पर इसकी होल्ड मजबूत रहती है। इनके के रिजिड्स आप ये कह सकते हैं भाई जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टी कहना कि ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टी में ही शामिल है, यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स में आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी भी आपको कार्बन के केस में देखने को मिलती है। तो इस वजह से कार्बन जो है क्या है, कार्बन का नेचर वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। तो लास्ट ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। कार्बन जैसे आप दूसरे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, किसी मेटल को आप जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, कोई भी मेटल आप जिस तरीके से नेचर में ऑब्टेन करते हो, इसी तरीके से हम ये देखना चाहते हैं भाई कार्बन नेचर में किस तरीके से ऑब्टेन होता है। ठीक है। यानी कि कार्बन हमें नेचर में किस किस फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन हमें डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास कार्बन की, जिनको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये जो आप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में सिर्फ आपको कार्बन ही देखने को मिलेगा, कार्बन के ही एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ कुछ इस तरीके से लिंक हो जाते हैं कि उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कलर में जो है, रिजिडिटी के केस में, मेल्टिंग पॉइंट के केस में, बॉइलिंग पॉइंट के केस में, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के केस में, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन बने हुए वो कार्बन के एटम्स हैं। सिर्फ कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो वो अरेंजमेंट हमने देखना है। ठीक है। तो वे सारे जो भी आपके पास जो कार्बन जिसमें फॉर्म में नेचर में पाया जाता है उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो अभी तक 6 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमने जो है फाइंड कर लिए हैं नेचर में, लेकिन यहाँ आपने मेनली 3 को ही डिस्कस करना है और बेसिकली हमारा 2 पर ही फोकस रहेगा। ठीक है। ये आपका ब्लॉग में, आपका एनसीईआरटी बुक में आपको पूरा एक पेज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का सेपरेट करके दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई ना कोई 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। सर जितना आपको बताया जाए उतना ही आप पढ़ लेते, तो आप इजीली इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से पूछा जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन सिर्फ कार्बन के एटम ही हैं। कार्बन के एटम एक दूसरे से बॉन्डेड है। डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड बनाया है कि डबल बॉन्ड बनाया है। डिफरेंस हो सकता है किस बात का? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स में, कि कार्बन के एटम्स किस तरीके से अरेंज है। ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दिए गए, 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपने देखने हैं, तो हम उनको ही डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 फॉर्म्स में आपको कार्बन मिलता है। एक फॉर्म, एक एलोट्रोप आपका कार्बन का ग्रेफाइट, दूसरा आपका कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड, और तीसरा जो आपको जो है एलोट्रोप यहाँ पर कार्बन का बनना है दैट इज बकमिंस्टर फुलरी।
बकमिंस्टर फ्लोरीन गैस को C60 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने सिंपल से आपको स्ट्रक्चर जो है समझाए हुए हैं। तो स्ट्रक्चर में देखना हमने कि भाई किस तरीके से कार्बन के एटम्स अरेंज हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने की कोशिश किया। आप एग्जैक्ट जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, वो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ ये समझाऊंगा कि भाई किस तरीके से एटम अरेंज है और इस वजह से क्या क्या डिफरेंस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए हैं। देखिए ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, सबसे पहले ग्रेफाइट को देखते हैं। आपने ग्रेफाइट को डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किया हुआ है, जैसे जो आप पेंसिल जो यूज़ करते थे तो वो भी आपका ग्रेफाइट है, जिससे आप लिखते हैं पेंसिल में, ठीक है। जो आपकी पेंसिल की रोड होती है दैट इज ऑफ ग्रेफाइट। मशीन्स में आपका बहुत सारे जो दो पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, जब ताकि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जैसे उन पार्ट्स का नुकसान ना हो, वहाँ भी हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डायमंड है दूसरा आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इस नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं भाई डायमंड जो है वो आपका एक एलोट्रोप है कार्बन का। इसके बारे में जो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आपके पास एलोट्रोप है कार्बन का, वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो हमने इनके अरेंजमेंट को देखना है, स्ट्रक्चर किस तरीके से इनके बने। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। ग्रेफाइट की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ग्रेफाइट जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है काफ़ी सॉफ्ट है, नरम होता है टच करने में, सोपी है टू टच, यानी कि फिसलन सी थोड़ी सी आपको महसूस होगी। आप पेंसिल की रोड को भी आप इस तरीके से टच करके देख सकते हैं, उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, स्लीपिंग है टच करने में, जैसे आपका सोप होता है, सोप के जैसा इसका टच है जब आप इसके सरफेस को टच करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने का है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, गुड कंडक्टर। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ये सॉफ्ट नरम है टच करने में, ठीक है। सोफी जो आपका सोप जैसा, साबुन के जैसा टच है इसका, सोपी टच है, स्लीपी टच है, ठीक है। स्लीपी है, सॉफ्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है, कौन, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जो आप नॉर्मली आप कंपेयर कर सकते हो जो आपका पेंसिल है उसकी रोड से, ठीक है। तो हमने ग्रेफाइट के अंदर भी देखना है कि ग्रेफाइट के अंदर किस तरीके से कार्बन के एटम्स अरेंज्ड हैं। तो देखिए भाई, हम ये जानते हैं कि कार्बन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन करता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड होता है, ठीक है। ग्रेफाइट के केस में जो है कार्बन किस तरीके से दूसरे कार्बन के एटम से जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल आपका एक कार्बन है, ये कार्बन का एक एटम 3 कार्बन के एटम से जुड़ता है कुछ इस तरीके से, किसी कार्बन के एटम से जुड़ेगा। एक कार्बन का एटम कितने कार्बन के एटम से जुड़ेगा, 3 कार्बन के एटम से। अब ये तो हम जानते हैं कि भाई कार्बन सिंगल, डबल या ट्रिपल तीनों तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो अगर सिंगल से जुड़ा होता तो 3 ही बॉन्ड बनते हैं, लेकिन कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत होती है, 4 बॉन्ड फॉर्म जो है करता है। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल आपका सेंट्रल कार्बन है, तो ये या तो इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, या इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, या इसके साथ, यानी कि तीनों में से किसी एक के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है कार्बन, ठीक है। ग्रेफाइट के केस में, ठीक है, वन ऑफ द जो कार्बन है दैट इज डबल बॉन्डेड विद द एटम ऑफ द कार्बन, ठीक है, कोई ना कोई एक बॉन्ड इनमें से डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो ग्रेफाइट के केस में, इन केस होता है ग्रेफाइट के केस में जो हमने स्ट्रक्चर देखा है वो क्या है, ये फर्स्ट पहला पॉइंट कि ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, 1 एटम ऑफ द कार्बन इज बॉन्डेड विद द 3 एटम्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल एंड द रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर सिंगल, ठीक है। तो एक बॉन्ड डबल होता है, बाकी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। अब ज्वाइन किस तरीके से होता है, तो मान लीजिए आपका कार्बन का एक एटम है, तो इधर जुड़ सकता है, इधर जुड़ सकता है, सामने इधर जुड़ सकता है, ऊपर नीचे किसी डायरेक्शन में जुड़ सकता है। तुम्हें देखना कि भाई मतलब
किस तरीके से कार्बन का एटम जो है दूसरे बाकी एटम के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो क्या कुछ होता है उसका, तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली जो बात है, ये जो एटम है, ये टोटल 4 एटम्स होंगे, तो ये एक ही प्लेन में अरेंज होंगे। एक ही प्लेन में अरेंज होना मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे हैंड को लीजिए, तो मेरे हैंड पर आप कहीं भी 4 कार्बन के एटम इक्वल डिस्टेंस पर रख दीजिए, तो उन चारों एटम्स को आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से 4 एटम आपस में एक प्लेन में जुड़ेंगे, या फॉर एग्जांपल बोर्ड के प्लेन में जुड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगा, ये जो स्ट्रक्चर आपका जो है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, एक तल पे है। ठीक है, एक ही प्लेन में है ये आपके 6 के 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये कोई भी एक कार्बन एटम उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है तो बाकी ये जुड़े होंगे इधर उधर, तो ये आपका जो एटम आप देखोगे तो एक ये इस कार्बन के एटम से जुड़ गया, एक इस कार्बन के एटम से जुड़ गया, एक इधर इस कार्बन के एटम से जुड़ गया। जिस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ फ्लो ड्राफ्ट पे दिखाया है, कोई एक बॉडी में से यहाँ का रिपोर्ट होगा तो उसको हमें शो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा स्ट्रक्चर क्या, हेक्सागोनल एरे। एक जो है उसमें आप देखेंगे रिंग की फॉर्म में 6 कार्बन के एटम्स तरीके से जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या नाम देंगे, हेक्सागोनल एरे। तो ग्रेफाइट के केस में जो हेक्सागोनल एरे है अपने आप को रिपीट करती है एक ही प्लेन में। ये 6 कार्बन एटम्स, ये फिर 6, ये फिर 6, इस तरीके से वो चेन बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल एरे। आप देख भी रहे हैं 6 की फॉर्म में। तो ये एक हेक्सागोनल एरे दूसरी हेक्सागोनल एरे के ऊपर सरफेस पर इस तरीके से लाई करती है कि फॉर एग्जांपल आप 2 प्लेन पर ये एक हेक्सागोनल एरे है आपकी, तो ये दूसरी हेक्सागोनल एरे, मतलब एक के ऊपर आपका एक दूसरा। इसी वजह से ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट भी बनता है और स्लिपरी बनता है। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है। कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होने का कि भाई जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो बॉन्ड थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। ठीक है, तो माइंड अगर आप थोड़ा सा भी इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से चार्ज फ्लो करता है, तो हमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, समझे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो वो जो कहाँ से आएंगे, बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जो इसमें ग्रेफाइट के केस में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ थोड़े से पॉइंट आपके ग्रेफाइट के बारे में, यही सब पॉइंट्स हमने डायमंड के बारे में समझे हैं। देखिए डायमंड के केस में यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा था ग्रेफाइट में। डायमंड के केस में यही एक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन के एटम के साथ जुड़ा होता है। अगर मैं सेंट्रल कार्बन एटम को यहाँ पर मान लीजिए, इसको चाहिए सेंट्रल कार्बन एटम आपका, तो ये कितने कार्बन के एटम के साथ और जुड़ेगा, 4 कार्बन के एटम के साथ और जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से 4 कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात है भाई, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता तो चारों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ग्रेफाइट के से, हालांकि ग्रेफाइट भी जो है सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट है, लेकिन डायमंड जो है इस वजह से, यानी कि एक कार्बन एटम के 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ने की वजह से सारे कार्बन के एटम इस तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो सारे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। तो आज तक का सबसे नॉन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। सुना भी होगा हीरा कठोर होता है, हीरा कठोर क्यों होता है, क्यों होता है? आज तक का जो सबसे जो नॉन हमारी जानकारी में सबसे नॉन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, डायमंड है। कारण क्या उसका, बिकॉज 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स। पहला पॉइंट, तो 4 से जुड़ेगा तो 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। क्या सिर्फ इस वजह से हार्ड नहीं, इसका एक दूसरा काम और भी है, इसका जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।
यानी कि ग्रेफाइट जो वो एक ही प्लेन में हेक्सागोनल एरे की फॉर्मेशन करता है और दूसरा सरफेस ऊपर वाले सरफेस के साथ इस तरीके से अटैच होता है। जैसे ये आपको डॉट डॉट करके दिखाया, तो ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन उसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है। जैसे आप एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट, इस तरीके से प्लेट रखते चले जाओ, दैट इज नॉट ए हार्ड स्ट्रक्चर, वी कैन ब्रेक देम इजीली, हम उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। लेकिन डायमंड के केस में क्या है, डायमंड अपने स्ट्रक्चर को क्या बनाता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल का क्या मतलब है, आपके पास 3 डायमेंशन है। अभी तक आपने डार्क पेपर में से पढ़ा हुआ है एक्स वाई और जेड, मतलब ये बोर्ड जो है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस आपकी तरफ है। मान लीजिए उस कोने पर एटम है, आप कोई भी दीवार का एक कोना उठाओ तो वो कॉर्नर जो है आप देखेंगे इधर भी जुड़ा हुआ है, उधर भी जुड़ा हुआ है, ऊपर इधर जुड़ा हुआ है और नीचे भी किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड, आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से, मतलब आपका जो एटम है कार्बन का, दैट इज सराउंडेड द 3 डायमेंशन। मान लीजिए ये चौक है, ये यहाँ पर है, तो ये 4 एटम से 3 डायमेंशन में जुड़ेगा। तो ये नहीं ताकि एक ही प्लेन में जुड़ जाएंगे चारों कार्बन, नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपकी साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, तीनों ही डायमेंशन में जुड़ता है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने की वजह से दूसरा कार्बन का एटम 4 अदर कार्बन के एटम से जुड़ने की वजह से, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, 4 कार्बन के एटम से जुड़ गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगी, और दूसरा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो आप बुक में सेकंड में देखोगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दिखाया, मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की आपके सामने। या आप सेंट्रल कार्बन एटम, कोई भी सेंट्रल कार्बन एटम देखोगे आप, तो वो क्या होगा, 4 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है होगा, ठीक है। तो वन कार्बन एटम इज बॉन्डेड, ये फॉर एग्जांपल आपका सेंट्रल कार्बन एटम है, तो ये 4 कार्बन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ। उस तरीके से इसके जो बैक में ये कार्बन है, ये बैक में कार्बन, ये पीछे 4 से जुड़ा हुआ, ये फ्रंट में है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये 4 से जुड़ा हुआ, मतलब एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम से साथ जुड़ता है 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आपने करनी पड़ी, 2 डायमेंशन की आपने पढ़ी है। 3 डायमेंशन आपको कोई चीज जो स्पेस में, जिसको मैथमेटिक्स में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, जब आप किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करते हो उसके लिए आप कोऑर्डिनेट लिखते हो 3,4 आप 9th क्लास में। तो अगर किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती हो, जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती हो, 3 डायमेंशन होते हैं। तो एक कार्बन का एटम हर डायमेंशन में, तीनों ही डायमेंशन में किसी ना किसी कार्बन के एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ विद द सिंगल बॉन्ड। तो इस वजह से काफी रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो वो काफी सॉफ्ट था, ये काफी हार्डेस्ट है, ठीक है। दूसरा हमने देखा है उसमें हेक्सागोनल एरे की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। वहाँ एक कार्बन का एटम 3 कार्बन के एटम से जुड़ता है, यहाँ एक कार्बन एटम 4 कार्बन के एटम से जुड़ता है। वहाँ पर एक कार्बन का एटम किसी एक 3 में से किसी एक कार्बन के एटम के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चारों ही बॉन्ड सिंगल होंगे, इस वजह से काफी हार्ड स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसमें वैसे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक हेक्सागोनल एरे दूसरे हेक्सागोनल एरे से जुड़ी हेक्सागोनल एरे की फॉर्मेशन होती है। ये पूरा प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सागोनल एरे की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर 3 डायमेंशन, वहाँ पर 3 एटम के साथ जुड़ा है, 4 एटम के साथ वहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड। लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। कारण हमने बताया था आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, गोल बॉन्ड इजीली, तो वैलेंस बॉन्ड जो कंडक्शन का काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चारों ही इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, काफी रिजिड स्ट्रक्चर है। अगर ये बॉन्ड इतने रिजिड ना होते तो डायमंड इतना हार्ड नहीं होता। तो कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी किस्म से आप इस चार्ज को यहाँ डायमंड के अंदर फ्लो नहीं करा सकते। तो डायमंड जो है वो काफी बैड कंडक्टर है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है कि कई बार पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कोई ऐसे जो है
नॉन मेटल का एग्जांपल बताइए, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर जनरली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो कार्बन ही ग्रेफाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में सिर्फ कार्बन के ही एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम जिक्र करें तो ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट है, इजीली बॉन्ड्स को ब्रेक किया जा सकता है, डायमंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप बात करें तो वेरी हाई होगा एज कम्पेयर टू द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के केस में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, बट इन द केस ऑफ द डायमंड द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। अब डायमंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, डायमंड कब बनता है। तो डायमंड हम नेचुरल तरीके से तो ऑब्टेन होता है, आज के टाइम पर हम आर्टिफिशियल तरीके से भी डायमंड की फॉर्मेशन करते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से जो डायमंड्स बनाए जाते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। लेकिन अगर आपके सामने आर्टिफिशियल और नेचुरल डायमंड्स रख देते हैं तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है। काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर कार्बन इस तरीके से 3 डायमेंशनल डिजिटल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड की फॉर्म में आपको मिलता है। तो जब काफ़ी डीप में हम जो कोयले जो खाने होते हैं उनमें काफ़ी डीप में हम जब चले जाते हैं तो आपको डायमंड्स मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो दे मे बी ऑफ लार्ज साइज, उनका साइज करता है लार्ज होता है। एक आप 10th ही चैप्टर आपका जो लाइट उसमें आप पढ़ेंगे कि डायमंड के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायमंड ग्लो करते हैं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कीमत है इनकी। कारण क्या है, डायमंड्स को आप देखेंगे कि डायमंड्स में जो है डायमंड्स के अंदर लाइट के अंदर आप फिनोमेना पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का। तो डायमंड के अंदर भी TIR का फिनोमेना था। वंस जब लाइट एंटर कर जाती है तो लाइट बाहर नहीं आ पाती है, और लाइट एंटर करने के बाद जिस फेस से, जिस एंगल से, जिस भी एंगल से लाइट एंटर हुई तो अंदर डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल का रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ। तो TIR का फिनोमेना होने की वजह से लाइट जो अंदर नहीं आती और लाइट डायमंड के अंदर ही रह जाती है, और वो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और 7 कलर से आपको दिखाई देते हैं। तो डायमंड ग्लो करते हैं, जिसकी वजह से डायमंड की इतनी ज़्यादा कीमत है। अदरवाइज ये एक स्टोन ही है, पत्थर ही है एक किस्म से। तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे आपके लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो डायमंड जो है वो TIR की फिनोमेना की वजह से ही ग्लो करते हैं। ठीक है, डायमंड्स को आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर, लेकिन वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। जो नेचुरल तरीके से आपको मिलते हैं वो नेचुरली ग्लो नहीं करते, उनको क्या करते हैं आप, जैसे आपने सुने देखा कि हीरे को भी तराशना पड़ता है, तो उनको क्या करते हैं, तराशते हैं, उनको इस तरीके से शेप में लेकर आते हैं ताकि लाइट जो एंटर करे तो बाहर ना पाए। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट हमेशा फॉल करे, डायमंड के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, तराशा जाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका और भी जगह यूज़ किया जाता है। जो डायमंड्स आपके ज्वेलरी में यूज़ नहीं हो पाते हैं उन डायमंड्स के नाइफ बनाए जाते हैं मेटल्स को कट करने के लिए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर भी डायमंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी जानकारी आपके पास डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में है। बेसिकली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज़ और कौन सी प्रॉपर्टीज़ याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन ही है। कोई भी एटम हो, अगर वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है तो सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन और डायमंड की क्या होंगी, सेम होंगी। ये डिफरेंट फॉर्म है कार्बन की, लेकिन है कार्बन ही। अगर आप इन दोनों को आप किसी तरीके से जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलने वाली है, नथिंग लेफ्ट। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। हम केवल इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के आधार पर बांट रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है, जैसे ब्लैक मिलता है, ये आपका जो है इसका जो सरफेस है वो कांच के जैसा आपका जो सरफेस है वो वैसा होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेसिस पर आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, हार्डनेस के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, कलर के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, बट याद रखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, allotropes of the carbon have different physical properties, different physical appearance, but the chemical properties remain same। याद रखिए पॉइंट, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप
आपसे एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर ड्रा करके देख सकता है। स्ट्रक्चर ड्रा कराने के साथ साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने के लिए आपको दे सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई द डायमंड इज द नॉन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो आपको डिस्क्राइब करना होगा कि वन एटम ऑफ द कार्बन arranged in a 3-dimensional structure so that it forms a very hard structure in 3 dimension and all the bonds are the single। ठीक है, तो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी कि कार्बन इतना ज़्यादा क्यों है, हार्ड क्यों है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी आकर कंडक्टर क्यों है। 1 मार्क्स से तो क्वेश्चन आपसे पूछ ही सकता है कि नॉन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन है, तो आपका डायमंड है। ग्रेफाइट क्या आपका सॉफ्ट है क्या हार्ड है, तो ग्रेफाइट क्या आपका सॉफ्ट है। ठीक है, कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों है, वो चीज़ भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 बातें 2 पॉइंट्स कुछ आपके जो एनसीईआरटी से मैं एक बार आपको वो रीड भी करूँगा, तो उनको आपने ध्यान से सुनना और उस पेज को आपने पढ़ना है। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बकमिस्टर फुलर ने ही इस जो है डायमंड के एलोट्रोप को सुझाया है, उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया, तो उन्हीं के नाम पर इस जो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन का नाम पड़ा बकमिस्टर फुलर। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम सर उन्हीं क्वेश्चन में देखेंगे। तो इससे जो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन में कार्बन के 60 एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं जियोडेसिक डॉम। क्या मतलब इस बात का, देखिए फुटबॉल आप सभी देखे होंगे, तो फुटबॉल बिल्कुल ही फुटबॉल ही आप इसको समझ सकते हैं, फुटबॉल के जैसा ही स्ट्रक्चर है इसका, जियोडेसिक डॉम जैसा स्ट्रक्चर है बकमिस्टर फुलर यानी कि C60 इस एलोट्रोप का। तो 60 एटम्स ऑफ द कार्बन आर अरेंज्ड। किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो ये अरेंजमेंट है, ये देखिए पेंटागोनल अरेंजमेंट है। वहाँ पर आपको ग्रेफाइट में 6 कार्बन के एटम्स अरेंज होने मिलेंगे आपको। यहाँ पर 5 कार्बन्स की एक रिंग की फॉर्मेशन है, तो ये 5 कार्बन एटम्स इस तरीके से क्या बनाएंगे भाई आप जो है इस तरीके से एक जियोडेसिक डॉम की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा और एक फुटबॉल जियोडेसिक डॉम के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए इसको आप पूछ सकते हैं एलोट्रोप कार्बन का एक बकमिस्टर फुलर क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप ही है, इनमें से 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द जियोडेसिक। इतना ही आपने इसके बारे में पढ़ना। तो आपने 3 एलोट्रोप देखे कार्बन के, बेसिकली आपको ग्रेफाइट और जो आपका डायमंड के बीच में आपको डिफरेंस करने के लिए दे सकता है। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, तो मुझसे आप एक बार देख लेंगे। जो एलिमेंट है कार्बन का डिफरेंट फॉर्म में जो है आपका मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंस लाइज इन द मैनर द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। क्या डिफरेंस होता है कि कार्बन के एटम्स एक दूसरे से किस तरीके से बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में, इन गिविंग ए हेक्सागोनल अरे। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट की बात कर रहा है। ठीक है, वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज ए डबल बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड में से क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइज। तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। डायमंड की बात करें, these two different structures result in diamond and a graphite। डायमंड के बारे में कहता है, डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। तो इसमें क्या कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, 3-dimensional स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, having very different physical properties even though their chemical properties are same। लेकिन इनकी chemical properties क्या रहेंगी आपकी, सेम रहने वाली है। ठीक है, ग्रेफाइट इज आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यूज्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। ये नॉन मेटल है कार्बन, आप जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है। तो एग्जांपल क्या आपका ग्रेफाइट। ठीक है, और ग्रेफाइट इज आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। आज तक आपको जगह सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ भी है, यानी कि सॉफ्ट है, काफी स्मूथ है। और दूसरा ये क्या, स्लिपरी है, इसमें आपका सोप के जैसा स्लिप जो है इसका। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर आपको बताया कि डायमंड्स फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। और C60 के बारे में आपको बताया, स्ट्रॉन्ग बेस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, बकमिस्टर फुलर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा बकमिस्टर फुलर। इसमें 60 कार्बन के एटम अरेंज होते थे, इसको C60 भी कहा जाता है। और इसकी शेप जो कैसी होती है, जियोडेसिक डॉम की शेप है, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें पेंटागोनल जो एरे है इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाती है, जैसे आपकी फुटबॉल बनी हुई है तरीके से।
तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ तक रखते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो आपका पूरा कंप्लीट पेज दिया गया है, इससे ऊपर जो आपके कुछ क्वेश्चन भी दिए उनको भी आपने डिस्कस करना, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने थोड़ा सा रख रहा हूँ। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में इतना ही। वैसे कुछ और एलोट्रॉप्स भी हैं, इनके बारे में और हायर स्टडीज भी आप आगे चलकर करेंगे। तो क्वेश्चन से इनके नीचे को देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला CO2। तो CO2 की फॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इस तरीके से कार्बन जो है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ करता है, ठीक है, CO2। इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स ऑफ सल्फर। तो हिंट दिया गया आपको, 8 एलिमेंट्स ऑफ द सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। तो इस स्ट्रक्चर को आप ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपकी क्लासेस लगेंगी तो वहाँ आपको जो है मैं आपको सल्फर का S8 की फॉर्मेशन जो है वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अब तक आपके हो चुके हैं, इतना भी आपको रिवाइज किया गया, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपने रिवाइज करना है और आप उसको लिख कर नोट करके देख सकते हैं। जो मैंने आपके पॉइंट्स इंस्ट्रक्शंस को आप ड्रा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे। और अपना जो है घर बैठ कर इसके जो लेक्चर्स हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप एक बार में बात नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरी बार उसको आप रिपीट कर सकते हैं, फिर आप बुक से पढ़ सकते हैं, बुक से आप उस चीज़ को टेली कर सकते हैं और खुद भी नोट्स बुक्स में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मिलते रहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।